आप देख रहे हैं डर का अनुभव। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की इस कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली के फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ बचपन से इसी शहर में पला बड़ा हूँ और शायद इसीलिए मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मुझे घूमने फिरने से लगाव सा जुड़ता चला गया। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मुझे हमेशा मेरे घर के चार दीवारी के अंदर ही रहना पड़ता था। अगर मैं दूसरे बच्चों के साथ कभी खेलने के लिए बाहर जाता तो मेरी माँ मुझ पर गुस्सा करने लगती थी। मेरे पिताजी मुझ पर थोड़ा प्यार दिखाते और वो हमेशा मुझसे यही कहा करते कि अपने घर में क्या कमी है, तुम यही घर के अंदर खेलो ना, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत। मेरे पिताजी मुझसे बार बार ऐसा ही कहा करते, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि जब कोई बच्चा घर से स्कूल और स्कूल से घर तक ही सीमित रहता है तो उसे कैसा महसूस होता है। और मैं बचपन से ही सोच रखा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुल के जीऊंगा। और अब मेरी उम्र 20 साल है। मैं यहाँ कई सारे टूरिस्ट पैलेस पर घूम चुका हूँ। मैं घूमने के लिए दूसरे शहरों में भी जाता रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा से करता है कि मैं किसी जंगल में घूमने के लिए जाऊं, किसी घने और इस शहर के शोर शराबे से दूर वाली जंगलों में, जहां ऐसे लोगों का तांता न लगा हो। वहां सिर्फ मैं रहूं और मेरे कुछ दोस्त। लेकिन ऐसी जगह मुझे मिल नहीं रही। पर एक दिन मेरा एक अच्छा दोस्त, जिनकी फैमिली मेरे घर के बगल में ही रहती है और वो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, जिस कारण हमारा काफी अच्छा पहचान बन चुका है। और वो कभी कभार हमारे घर पर भी आते रहते हैं और मैं भी उनके घर जाया करता हूँ। मेरे माता पिता भी मेरे दोस्त के फैमिली को अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे ही एक दिन मेरा दोस्त, जिसका नाम बंटी है, वो मुझसे कहने लगा कि चल मैं गांव जा रहा हूँ। कल मैं बिहार अपने दादाजी के गांव जा रहा हूँ, जहाँ मेरे दादाजी के साथ मेरे चाचा चाची और मेरे परिवार के लोग रहते हैं। तुम्हें जंगलों में घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, चल मैं तुम्हें घुमाता हूँ। वहाँ तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही माहौल है, ना कोई शोर शराबा और ना इन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण। मेरा पूरा का पूरा गांव जंगलों में ही बसा है और तुम यकीन मानो तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है। तुम चलना चाहोगे? बताओ। मेरा दोस्त बंटी मुझसे ऐसा कह रहा था और उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में भी जैसे एक खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। और मैं उससे कहने लगा, देख भाई, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे माता पिताजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम कल अपने दादाजी के गांव जाओगे ना? मैं तुम्हें आज शाम को बताता हूँ। मैं अपने माँ पिताजी से पूछकर तुम्हें आज शाम को बता दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दादाजी के गांव जा रहा हूँ या नहीं। तो मेरा दोस्त भी कहने लगा, चल ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा और मैं घर पहुंचकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, वो जो बंटी है ना, मुझे उसके साथ उसके दादाजी के गांव जाना है, बिहार। पहले तो मेरी माँ मान नहीं रही थी और बहुत देर मनाने के बाद मेरी माँ मुझसे कहने लगी थी, कब जा रहे हैं? तो मैंने भी उससे कहा, वो कल बिहार जा रहे हैं अपने दादाजी के गांव और मुझे भी उसके साथ जाना है। तो मेरी माँ बहुत देर के बाद मानी थी और शायद इसका वजह ये भी था कि मेरे पिताजी पहले ही बंटी के पिताजी के साथ एक बार उनके गांव जा चुके थे और मेरी माँ भी बंटी के फैमिली को अच्छे से जानती थी। इसी वजह से वो मान गई और उसके अगले दिन मैं और मेरा दोस्त बंटी ट्रेन से उनके गांव बिहार जाने के लिए निकल पड़े। हमें वहां पहुंचने में लगभग 20 से 21 घंटे लगे और 20 से 21 घंटे बाद हम दोनों वहां बंटी के दादाजी के गांव पहुंच चुके थे। वहां का नज़ारा देख मेरा मन खुशी से झूम उठा, क्योंकि ये गांव पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी और बीच में बसा हुआ एक गांव जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। हम जब उस पहाड़ी के बीच से बने हुए उस रास्ते से जब बंटी के दादाजी के घर जा रहे थे तो वहाँ पहाड़ियों का वो नज़ारा, वहाँ वो धुंध छाई हुई थी और वो नज़ारा एक अद्भुत ही अनुभव करवा रही थी। वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि ये ठंड का मौसम था। और हम इसी तरह से चलते हुए बंटी के दादाजी के घर पहुंचे। वो भी हमें देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि बंटी के परिवार वालों ने उन्हें पहले ही फोन करके बता दिया था कि हम वहाँ जाने वाले हैं, इसलिए वो भी हमें देखकर बहुत ही खुश थे। फिर इसी तरह हम वहाँ उनके चाचा चाची, उनके दादा दादी जी से बातें करने लगे
उन्हें अपने शहरों के बारे में बता रहा था कि शहर का रहन सहन कैसा होता है, वहाँ का जीवन कैसा होता है। और ऐसे बातें करने में कुछ ही देर में शाम हो चली थी और शाम के वक्त हम दोनों उस घर के छत के ऊपर चढ़ गए। छत के ऊपर से गांव का नज़ारा देखने में बहुत ही आनंद मिल रहा था। वहाँ से पहाड़ियों का वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत दृश्य था। और ऐसे ही कुछ देर तक हम बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में शाम हो गई, अंधेरा छाना शुरू हो गया और फिर शाम के वक्त थी। बंटी के चाची जी ने हमें आवाज़ लगाई, बेटा नीचे आ जाओ, खाना रेडी है, खाना खा लो फिर आराम करते रहना। बंटी के चाची जी की आवाज़ सुनकर हम दोनों भी नीचे आए और नीचे आकर बंटी के चाची से कहने लगे, चाची आप इतनी जल्दी खाना बना लिए? क्या आप इतनी जल्दी यहाँ गांव में खाना खा लेते हो? तो बंटी के चाची का भी कहना था, हाँ बेटा, ये गांव है और यहाँ लोग जल्दी ही खाना खाकर सो जाते हैं। मैं भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैं भी वहाँ आंगन में बैठकर खाना खाने लगा। बंटी भी हमारे साथ खाना खाया और फिर हम दोनों वहाँ बंटी के दादाजी से कहने लगे, दादाजी मैं अभी सोना नहीं चाहता क्योंकि हमें नींद नहीं आने वाली, हम थोड़ा गांव में घूम कर आते हैं। लेकिन बंटी के दादाजी का कहना था, नहीं, रात के 8 बज चुके हैं, ठंड का मौसम है और यहाँ गांव में जंगली जानवर आ जाते हैं जो यहाँ रात में लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम अभी रात के वक्त घूमने मत जाओ। अगर तुम्हें घूमना ही होगा तो कल चले जाना जंगलों में। कल सुबह होते ही तुम दोनों जंगलों में चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अभी रात के वक्त नहीं। तुम दोनों यहाँ जैकेट पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुम इतने पतले से कपड़े में कैसे हो? बंटी के दादाजी हमसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी बंटी के दादाजी से कहने लगा, ठीक है दादाजी, हम जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए छत पर जाएंगे क्योंकि यहाँ घर के अंदर नेटवर्क नहीं रहती और हमें अपने माता पिताजी से बात करनी है। तो बंटी के दादाजी भी कहने लगे थे, ठीक है जाओ, लेकिन ज़्यादा रात तक तुम दोनों छत के ऊपर मत रहना क्योंकि यहाँ गांव में नेगेटिव एनर्जियों का वास है, मतलब काली शक्तियों का। यहाँ रात के वक्त कई काली शक्तियाँ घूमती है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। तुम दोनों ज़्यादा रात तक छत पर मत रहना और वैसे भी ठंड का मौसम, अगर ज़्यादा देर तक तुम छत पर रहे तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। तुम दोनों जल्दी ही नीचे आ जाना। फिर हम दोनों भी छत पर चले गए। वहाँ पर थोड़ी देर अपने माँ पिताजी से बात किया और फिर नीचे आकर सो गए। सुबह हुई और आज हमें जंगलों में घूमने के लिए जाना था। हमने बंटी के दादाजी, उनके चाचा चाची जी से परमिशन लेकर मैं और बंटी जंगलों में घूमने के लिए निकल पड़े। हम कुछ ही देर में जंगल में पहुँचे और वहाँ का वो नज़ारा बहुत ही शांति भरा अनुभव करवा रही थी, बहुत ही शांति। वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, ठंडी ठंडी सी हवाएं, बहुत ही मनमोहक सा अनुभव था। और ऐसे ही हम वहाँ जंगल में घूमते घूमते जंगल के काफ़ी अंदर तक चले गए। मैं वहाँ बंटी से पूछ रहा था, यार हम दोनों जंगल के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन फिर तुम्हें रास्ता तो मालूम है ना कि हम कैसे घर वापस जाएंगे? तो बंटी का कहना था, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ जंगलों में कई बार आ चुका हूँ, चल मैं तुम्हें घुमाता हूँ। ऐसे ही हम दोनों बातें करते हुए जंगल के काफ़ी अंदर चले गए और वहाँ मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। वहाँ एक पेड़ पर कई सारे गुड़ियों को एक कील के सहारे और रस्सी की मदद से उस कील में लटकाकर बांधा गया था। वहाँ पे एक पेड़ में कई सारे कील लगी हुई थी जिसमें कई सारी गुड़ियाँ रस्सी की मदद से उस कील में लटकाई गई थी। वो सारे कील पेड़ में ही लगे हुए थे और वो वहाँ झूल रहे थे। वो सभी गुड़िया काले रंग की थी और वो देखने में बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मैं बंटी से कहने लगा, यार ये क्या है, इस पेड़ में देख तो। वो भी वहाँ पेड़ में देखा और वहाँ गुड़िया ही गुड़िया, कील के सहारे झूलते हुए गुड़िया। बंटी वहाँ उस पेड़ के ऊपर देख रहा था और मैं वहाँ एक गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ लिया, जो गुड़िया वहाँ रस्सी की मदद से उस पेड़ से लगी हुई थी। मैं उस गुड़िया को अपने हाथ में पकड़कर उस रस्सी को खींचकर अपने हाथ में गौर से देखने लगा। वो रस्सी, वो धागा टूट चुकी थी और मैं उस गुड़िया को अपने हाथ में पकड़े हुआ था। लेकिन जैसे ही वो धागा उस कील से टूटी थी, उस पेड़ से वो गुड़िया जैसे अलग हुई थी, वहाँ पे तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। और मैं बंटी से कहने लगा, यार ये क्या हो रहा है, लगता है जंगल में मौसम खराब होने लगा है, चलो हम दोनों घर चलते हैं वापस। तब बंटी भी कहने लगा, यार ये तू गुड़िया क्यों हाथ में पकड़ रखा है, इसे फेंक दे यहीं पर। फिर मैं भी उस गुड़िया को वहीं उस पेड़ के नीचे रखकर बंटी के घर वापस आ गया, बंटी के दादाजी के घर वापस आ गया। मैं दिन भर बहुत ज़्यादा खुश था
क्योंकि मुझे जंगलों में घूमने में बहुत मजा आया था और मैं इसे ही दिन भर खुशी खुशी निकाला। और रात हुई। रात के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गई थी। वो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि 2-3 कंबल में ओढ़ने के बाद भी अपने ठंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरा शरीर बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो गया था। और तब बंटी के चाचा जी मुझसे कहने लगे, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तुम जंगलों में गए थे ना, इसलिए तुम्हें परेशानी हो गई होगी, तुम्हें थकावट हो गई होगी, जिस वजह से तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है। लो तुम ये दवाई खा लो। बंटी के चाचा जी मुझे दवाई दिए और मैं भी दवाई खा लिया। और तब वहाँ पे बंटी की चाची जी आई और वो बंटी के चाचा जी से कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है जी कि इसका तबीयत किसी ऊपरी चक्कर के कारण खराब हुआ है। कोई ऊपरी चक्कर है जिस कारण से इसकी तबीयत खराब हुई है। उसके बाद बंटी के चाची जी घर के अंदर से एक हनुमान जी की लॉकेट लेकर आई और वो मेरे गले में डाल दी। फिर मैं भी सो गया। सुबह हुई और सुबह के वक्त मेरी तबीयत बिल्कुल पूरी तरह से ठीक था। मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। और बंटी के चाचा चाची जी को भी ऐसे ही लगा कि मेरी तबीयत थकान की वजह से खराब हुई थी या फिर पानी चेंज होने की वजह से खराब हुई थी। लेकिन माजरा ये नहीं था, बात कुछ और ही थी। 2 दिनों के बाद मेरा टिकट था रिटर्न दिल्ली जाने का और फिर हम दोनों भी 2 दिन बाद दिल्ली शहर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद असली खेल शुरू हुआ। मैं जब अपने घर पहुंचा तो मेरा तबीयत तो खराब नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपने घर में मेरे आसपास कोई काली परछाई नजर आने लगी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता जैसे मेरे आसपास कोई है। रात में मुझे अपने कमरे में काली परछाई नजर आने लगी। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डरने लगा और ये बात मैं अपने माँ पिताजी को भी बताता और वो भी बहुत हैरान। उनका भी कहना था कि तुम जब से बिहार से वापस लौटे हो तो हमें भी घर में कभी कभार काली परछाई नजर आती है, कभी बेसमेंट में, कभी मेरे कमरे में, कभी यहाँ आसपास घूमते हुए वो काली परछाई नजर आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या है। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीते और वो काली परछाई अब भी मुझे मेरे कमरे में नजर आती रात के वक्त। हालांकि वो मुझसे दूर ही खड़ी रहती, वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाती, वो मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन वो काली परछाई मुझे नजर आ रही थी। और ऐसे ही कुछ ही दिन में धीरे धीरे करके मेरे घर में मनहूसियत सी छानी शुरू हो गई। मेरे घर वालों का तबीयत खराब होना शुरू हो गया और मेरे पिताजी, मेरे बहन और मेरी माँ को कई डॉक्टरों के पास लेकर जाते, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं दोनों की तबीयत खराब हुई थी। उन्हें कई सारे डॉक्टरों के पास दिखाए, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती। मैं और मेरे पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। पहले तो उनकी तबीयत जल्दी खराब नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से मैं बंटी के दादाजी के गांव से लौटा हूँ तब से ऐसे घर में मनहूसियत सी छानी शुरू हुई है। ये काली परछाई पूरे घर में नजर आती है और इनकी तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो गई है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। एक दिन मेरे पिताजी भी बीमार पड़ गए और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि मेरे घर में सभी लोगों की तबीयत खराब हो चुकी थी। सभी लोग बीमार थे सिवाय मेरे। और ये बात बंटी के माता पिता को पता चली। जब ये बात बंटी के माता पिताजी को पता चली तो वो हमारे घर आए थे, हमारे परिवार वालों को देखने के लिए। और तब मैं बंटी के माँ से कहने लगा कि आंटी, जब से मैं दादाजी के गांव से लौटा हूँ तभी से हमारे घर में काली सी परछाई नजर आना शुरू हो गई है। हमारे घर में काली सी परछाई हमारे आसपास रहती है और इसी वजह से हमारे घर वालों की तबीयत खराब हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है। तब बंटी की माँ का कहना था, काली परछाई? लेकिन काली परछाई तुम्हारे साथ कैसे चिपक गई? तो मैं भी उससे कहने लगा कि मैं जंगलों में गया था और वहाँ जंगल में मुझे एक ऐसा पेड़ मिला जिस पेड़ में कई सारी काली गुड़िया लटकी हुई थी रस्सी के सहारे। और मैं उस रस्सी को तोड़कर अपने हाथ में उस काली गुड़िया को देखा था और फिर उसे उसी पेड़ के पास छोड़कर घर वापस लौट गया था। मैं वहाँ अपने साथ घटी सारी घटना बंटी के माँ को बताया। तब बंटी के माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान। वो कहने लगी थी, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें वहाँ जंगलों में उस काली गुड़िया को पेड़ से नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अब एक काला जादू के चक्कर में पड़ चुके हो और तुम्हें प्रेत बाधा हुई है। तुम्हें बहुत जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना होगा, वरना तुम्हारे घर के सभी परिवार वाले खतरे में पड़ सकते हैं। अभी तो इनकी तबीयत ही खराब हुई है,
लेकिन इससे ज़्यादा और भी कुछ हो सकता है। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन तभी बंटी की माँ मेरे पीठ को थपथपाते हुए कहने लगी, बेटा तुम घबराओ मत, मेरे पास इसका उपाय है, मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद उन्होंने कॉल लगा दी। वो कॉल बंटी के दादाजी के पास लगाई थी और उन्हें सारी घटना बताई कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है जब से मैं उनके गांव से वापस लौटा हूँ। तब दादाजी भी कहने लगे थे, बेटा बहुत बड़ी परेशानी है, तुम्हें वहाँ पर कोई तांत्रिक मिलता है? अगर कोई तांत्रिक, कोई अच्छा पंडित मिलता है तो तुम उसे दिखवाओ, अपने घर में कोई हवन करवाओ, जिस वजह से तुम्हें निजात मिल सकती है, वरना तुम बहुत बड़े परेशानी में फंसने वाले हो। वहाँ दादाजी ऐसा कह रहे थे और बंटी की माँ भी कहने लगी थी, लेकिन पिताजी यहाँ पर ऐसा कोई भी तांत्रिक, ऐसा कोई भी पंडित है ही नहीं जो कि बहुत पहुँचे हुए हो, जिनके पास कोई सिद्धियाँ हो। यहाँ पे सभी लोग ढोंगी हैं और वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, वो भूत प्रेत को यहाँ घर से नहीं भगा सकते। और तब दादाजी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे, मैं यहाँ मेरे गांव में कघोरी को जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छे से जानता है। अगर मैं उसे दिल्ली आने के लिए कहूँगा तो वो मान तो जाएगा, लेकिन टिकट की व्यवस्था करनी होगी। तो बंटी की माँ कहने लगी, तो ठीक है, मैं कल की डेट में 2 टिकट बुक कर देती हूँ, कल आप दोनों चले आइएगा, उस अघोरी को लेकर यहाँ कल आप चले आइएगा। तब दादाजी भी मान गए थे और इसी तरह उन्हें आने में लगभग 20 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। और इस 20 घंटे में मेरे घर का एक बिल्ली जो कि पालतू था, वो मेरा पेट था और हमारे घर वाले उसे बहुत ही प्यार से पालते थे, उसकी मौत हो गई। इस 20 घंटे में उसकी मौत हो गई। मेरे घर में उसके शरीर से कोई खून चूस लिया था, बिल्ली का खून। उसके शरीर से कोई 2 दांत गड़ाकर पूरा खून चूस लिया था और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, उनकी तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी और इस घटना के बाद वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ गए। और तब 20 घंटे के बाद दादाजी आए थे उस अघोरी बाबा को लेकर। और फिर उसके बाद अघोरी बाबा घर में पहुंचते ही वहां पर सबसे पहले कुछ मंत्र बुदबुदाए। वहां पे हमारे घर में गंगा जल को छीटा गया। वो एक छोटे से लोटे में, वो लोटा पीतल का लग रहा था और उसी में गंगा जल को भरकर हमारे सारे घर में छींटों को मारा गया। वो सारे घर में घुसकर छींटे को मारे और उसके बाद वहाँ पे कुछ ईंटों का व्यवस्था करवाया गया। वहाँ हमारे घर के बेसमेंट में उस ईंटों को रखकर उसमें आग जलाई गई और उसके बाद उसी आग के पास वो अघोरी बाबा बैठ गए और वहाँ पे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। वहाँ पर वो थाल में सिंदूर रखे हुए थे और राख और भी कई तरह की सामग्री जो शायद मंत्रों के लिए काम आती होगी। फिर वो इसी तरह लगभग 2 घंटों तक मंत्रों को पढ़ते रहे। वहाँ के बंटी के सभी घर वाले भी वहीं पर थे। मेरे घर में ही बंटी के सभी परिवार वाले आए हुए थे और उन्होंने ही हमारे इस काम में मदद किया था। फिर इसी तरह से वो अघोरी बाबा 2 घंटे तक मंत्र पढ़ते रहे और 2 घंटे के बाद उठे। मेरे घर में पूरा धुआं धुआं फैल गया था, क्योंकि वहाँ पे उस आग का धुआं जो वहाँ पे हवन किया जा रहा था, उसका धुआं मेरे पूरे घर में फैल चुका था। और अघोरी बाबा 2 घंटे के बाद उठकर कहने लगे, बेटा अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर में जो भी प्रेत बाधा था वो अब दूर हो चुका है। जो तुम्हारे साथ उस जंगल से पीछे पीछे आया था, वो काली परछाई, वो काली शक्ति तुम्हारे साथ जंगल से पीछे पीछे आया था, वो दूर हो चुका है। वहाँ अघोरी बाबा की बातें सुनकर मैं भी उससे कहने लगा, लेकिन बाबा वो काली परछाई अगर मेरे पीछे पीछे आया तो मुझे नुकसान पहुँचाने के बजाय मेरे घर वाले को नुकसान क्यों पहुँचा रहा था? तो वो अघोरी बाबा भी कहने लगे, क्योंकि तुम्हारे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट है, सबसे पहले उस भूत ने, वो काली परछाई ने तुम्हें ही नुकसान पहुंचाया था जब तुम गांव में थे। तुम्हें याद ही होगा कि जब तुम उस जंगल से आए थे उसी रात तुम्हारा तबीयत खराब हुआ था और तब ये हनुमान जी का लॉकेट तुम्हारे गले में डाला गया था, जिसके वजह से तुम ठीक तो हो गए। लेकिन जब तुम वापस दिल्ली आए तो वो काली परछाई, वो भूत प्रेत भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गया, क्योंकि तुमने ही वहाँ उस जंगल से उसे आज़ाद किया था। उस पेड़ में लटका हुआ था और तुम उसके रस्सियों को तोड़कर उस पेड़ से उस गुड़िया को आज़ाद करके उस काली परछाई को आज़ाद किया था। उस भूत प्रेत को तुम आज़ाद किए थे और इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ दिल्ली शहर तक आ गया। वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाया, क्योंकि तुम्हारे गले में यह हनुमान जी की लॉकेट थी, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई और बाकी सभी घर वालों की तबीयत खराब हो गई।
वो भूत प्रेत तुम्हें नजर तो आता था, लेकिन वो तुमसे दूर ही रहता था। वो तुम्हें नुकसान तो पहुंचाने की कोशिश करता था, लेकिन तुम्हारे गले में यह हनुमान जी की लॉकेट होने के कारण तुम बच जाते थे। और उसी प्रेत ने तुम्हारे घर के एक बिल्ली को जान से मार डाला। वहां पे वो अघोरी बाबा अपनी आंखें बंद करके मुझसे ऐसा कह रहे थे, और मैं भी अघोरी बाबा से कहने लगा, लेकिन अघोरी बाबा ये सब बातें आपको कैसे पता? तो अघोरी बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, सिद्धियां, मेरे पास ऐसी सिद्धियां हैं जिसे मैंने कई सालों तक तपस्या करके प्राप्त की है, और उसी सिद्धियों की मदद से मैं ये सब जान पाता हूँ, किसी के भी आगे पीछे का जान सकता हूँ। फिर इसी तरह अघोरी बाबा और दादाजी 2 दिनों तक वहीं पर रुके, और 2 दिन में ही मेरे घर वालों की सभी की तबीयत बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरे सभी घर वाले पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, और उसके बाद मेरे घर वालों ने उस अघोरी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्हें कपड़ा और कुछ पैसे देने की कोशिश की हमारे घर वालों ने, लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं धन का लालची नहीं हूँ, बस मैं लोगों की मदद करता हूँ। अघोरी बाबा कुछ भी ले नहीं रहे थे, लेकिन बहुत मनाने के बाद, मेरे पिताजी के बहुत मनाने के बाद उन्होंने बस कपड़ा लिया था। और फिर इसी तरह वहाँ पर 1 दिन और रुके दादाजी के साथ, और फिर उसके बाद वो गांव चले गए। लेकिन गांव जाने से पहले पहले वो हमारे घर वाले को सभी को हनुमान जी की लॉकेट देकर गए, और वो कहकर गए कि इसे तुम लोग हमेशा अपने गले में डाल कर रखना, जिससे तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रेत बाधा नहीं होगी, और तुम लोग हमेशा ऐसी काली शक्तियों से बचे रहोगे। उसके बाद अघोरी बाबा भी चले गए, और उस दिन के बाद हम लोग ठीक ही हैं। हमारे घर वाले सभी लोग ठीक हैं। आज इस घटना को घटे लगभग 5 साल बीत चुके हैं, और मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं 2 बार और बंटी के दादाजी का गांव भी घूम कर आ चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ ये प्रेत बाधा नहीं हुई। लेकिन इस बार जब मैं बंटी के दादाजी के गांव गया, तो इस बार मैं बंटी के दादाजी से सारी जानकारियां ले ली कि ये काला जादू क्या होता है, और ये कैसे हमारे पीछे पड़ सकता है, इससे हमें कैसे नुकसान पहुंच सकता है। और मैं अब बहुत ज़्यादा डरता हूँ इन सब चीज़ों से हमेशा दूर ही रहना चाहता हूँ। उस समय तो मुझे मालूम नहीं था कि ये काला जादू क्या होता है, इस वजह से मैं उस गुड़िया को अपने हाथ में उस पेड़ से अलग करके ले लिया था। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ इन सब चीज़ों से, और हमेशा दूर रहना चाहता हूँ ऐसी काला जादू वाली, ऐसी भूत प्रेत वाली जगहों से।